में एक छोटा यात्री विमान अचानक आसमान से क्रैश हो जाता है। 9 यात्री किसी तरह जिंदा बच जाते हैं, लेकिन उनकी खुशी पल भर में खत्म हो जाती है क्योंकि विमान पूरी तरह टूट चुका है। जीपीएस और वायरलेस संचार पूरी तरह बंद हो चुके हैं। चारों ओर 600 मील तक सिर्फ पहाड़ और घना जंगल फैला हुआ है। सबसे डरावनी बात यह है कि ऐसा लगता है जैसे कोई खतरनाक चीज उन पर नजर रख रही हो और हर रात बिना किसी चूक के एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। ये सच में नर्क जैसी सर्वाइवल चुनौती बन जाती है। दरअसल ग्वाटेमाला से अमेरिका जा रही एक छोटी फ्लाइट में कुछ यात्रियों को लगता है कि विमान का रास्ता थोड़ा अजीब है। एयर होस्टेस बताती है कि असली रूट पर भयंकर बारिश हो रही है, इसलिए पायलट ने दूसरा रास्ता चुना है जिससे यात्रा 1 घंटे लंबी हो जाएगी। शुरुआत में यात्रियों को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अचानक विमान तेजी से हिलने लगता है। असल में विमान का जीपीएस खराब हो चुका होता है और ईंधन भी लगभग खत्म होने वाला होता है। पायलट कंट्रोल टॉवर से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो भी बंद हो जाता है। पायलट जैसे आने वाले अंजाम को समझ जाता है। वह विमान की ऊंचाई कम करता है और अपना फोन निकालकर एक आखिरी संदेश रिकॉर्ड करने लगता है। तभी अचानक प्रोपेलर रुक जाता है और विमान एक लोहे के टुकड़े की तरह तेजी से जमीन की ओर गिरने लगता है। खुशकिस्मती से विमान बहुत ज्यादा ऊंचाई से नहीं गिरता, इसलिए क्रैश के बाद केबिन काफी हद तक सुरक्षित रहता है। सीट बेल्ट न लगाने वाली एयर होस्टेस को छोड़कर ज्यादातर यात्रियों को सिर्फ हल्की चोटें आती है। एक चश्मा पहने आदमी तुरंत समझ जाता है कि एयर होस्टेस की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और उसे बचाना लगभग नामुमकिन है। एक काला आदमी पायलट को देखने का सुझाव देता है। वे लोग जबरदस्ती केबिन का दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि पायलट के सीने में एक लकड़ी का टुकड़ा घुसा हुआ है, लेकिन वह अभी भी सांस ले रहा है। चश्मे वाला आदमी लकड़ी निकालकर उसे बचाने की कोशिश करता है, तभी केबिन में जलने की गंध फैल जाती है। असल में इंजन में आग लग चुकी होती है। कार्लोस सबसे पहले केबिन से बाहर कूदता है, लेकिन वह आग बुझाने नहीं जाता बल्कि अपना सामान निकालने में लग जाता है। अच्छी बात यह है कि आग ज्यादा बड़ी नहीं होती और सभी यात्री मिलकर उसे जल्दी ही बुझा देते हैं। लेकिन अब सभी के मन में एक अजीब डर और सवाल पैदा हो चुका है। कुछ देर बाद बेहोश पायलट को केबिन से बाहर निकाल लिया जाता है। उसके फेफड़े आर पार छिद चुके हैं और उसकी जान कभी भी जा सकती है। लेकिन अफसोस यहाँ कोई सिग्नल नहीं है, इसलिए बाहर की दुनिया से मदद मांगना नामुमकिन है। वहाँ मौजूद एक मध्यम उम्र के पति पत्नी काफी आशावादी है। उनका मानना है कि जल्द ही रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढ लेगी। बातचीत के दौरान उनकी नजरें बार बार एक आदमी के सूटकेस पर जाती है। इसका मतलब साफ है कि वे अभी भी हल्की फुल्की बातों में लगे हैं और आने वाले खतरे को गंभीरता से नहीं समझ रहे। वही एक युवा पति पत्नी अचानक जंगल की ओर देखते हैं, जहां उन्हें ऐसा लगता है जैसे कुछ हिल रहा हो। ये देखकर महिला की भौहें सिकुड़ जाती हैं। इस समय सभी लोग पूरी तरह अनजान हैं और उन्हें यह तक नहीं पता कि वे आखिर हैं कहां। लंबे बालों वाली एक महिला जो अक्सर यात्रा करती रहती है, तो अनुमान लगाती है कि वे शायद मेक्सिको के किसी उष्णकटिबंधीय जंगल में है। कम से कम 600 मील तक चारों तरफ सिर्फ पहाड़ और घना वर्षावन फैला हुआ है। ऊपर से विमान का लोकेशन सिस्टम भी खराब हो चुका है, इसलिए रेस्क्यू टीम का जल्दी पहुंचना लगभग नामुमकिन है। जब सभी लोग घबराकर कुछ समझ नहीं पा रहे होते, तभी एक काला आदमी आगे आता है और सबको हिम्मत देता है। वह कहता है कि अगर सब एकजुट रहे तो यहाँ फंसकर मरने की नौबत नहीं आएगी। फिलहाल सबसे जरूरी है कि सब एक दूसरे को ठीक से जान ले। वह सबसे पहले अपना परिचय देता है। उसका नाम जैक है और वह एक इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्टिगेटर है। ऐसे लोग आमतौर पर बहुत तेज नजर और समझ रखते हैं। विमान हादसे के समय भी वही सबसे पहले पायलट की हालत देखने गया था, क्योंकि पायलट ही एक ऐसा व्यक्ति था जो सबको यहाँ से निकलने में मदद कर सकता था। जैक बताता है कि वह पहले जानबूझकर आग लगाकर बीमा धोखाधड़ी करने वाले एक मामले की जांच कर रहा था, जिसकी वजह से उसके दुश्मन बन गए। यह यात्रा भी उसके लिए किसी तरह की भागने जैसी थी। उसे तो यहाँ तक शक है कि विमान हादसा भी उसी दुश्मनी का नतीजा हो सकता है, लेकिन बाकी लोग उसकी इस बिना सबूत वाली बात को ज्यादा महत्व नहीं देते। उन्हें लगा कि आखिर ये कोई फिल्म तो है नहीं कि हर जगह साजिश ही साजिश हो। इसके बाद चश्मा पहने आदमी अपनी पहचान बताता है। उसका नाम केविन है और वह पहले एक सर्जन था। तभी तो उसने तुरंत समझ लिया था कि एयर होस्टेस को बचाना नामुमकिन है। अब वह मेडिकल उपकरणों का बिजनेस करता है। इस यात्रा का मकसद भी अमेरिका जाकर सामान खरीदना था। लंबे बालों वाली महिला सोनिया, जो अक्सर बाहर यात्रा करती रहती है, लेकिन जब उससे उसके पेशे और अतीत के बारे में पूछा जाता है तो वह तुरंत गुस्सा हो जाती है और जवाब देने से साफ इनकार कर देती है। वह आदमी जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना सामान बचाने की कोशिश की थी, उसका नाम कार्लोस है। वह एक पेशेवर पहलवान है और अपनी इज्जत को बहुत महत्व देता है। इस यात्रा का मकसद भी एक लीग में हिस्सा लेना था। बाकी बचे लोगों में एक युवा जोड़ा भी है जो हनीमून के लिए इस यात्रा पर निकला था। वही वह मध्यम उम्र के पति पत्नी भी बिल्कुल साधारण है, जो अपने शहर में एक मोटल चलाता है। पति को दिल की बीमारी है और उसे जिंदा रहने के लिए समय पर दवाइयां लेनी पड़ती है। गंभीर रूप से घायल और बेहोश पायलट को मिलाकर कुल 9 लोग इस हादसे में जिंदा बचे हैं। इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर जैक में लीडरशिप की झलक साफ दिखाई देती है। वह खुद ही आगे बढ़कर सभी को काम बांटना शुरू कर देता है। विमान में जो भी सामान बचा है उसे इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। वहाँ मौजूद पानी इतना है कि 3 दिन तक काम चल सकता है। एयर होस्टेस की लाश धीरे धीरे सख्त होती जा रही थी। जैक को लगता है कि उसे केबिन के बाहर ले जाना चाहिए, नहीं तो कुछ ही समय में कीड़े मकोड़े लग जाएंगे। वह और केविन मिलकर एक गड्ढेनुमा जगह ढूंढते हैं जो लाश रखने के लिए सही लगती है। तभी कोई दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि बेहोश पायलट को होश आ गया है। ये सुनकर जैक बहुत उत्साहित हो जाता है, क्योंकि उसके पास पायलट से पूछने के लिए बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन पायलट के फेफड़े बुरी तरह क्षतिग्रस्त है, इसलिए वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा। उसकी जुबान लड़खड़ा रही है और वह एक पूरा वाक्य भी नहीं बोल पाता। तभी जैक को याद आता है कि केविन पहले डॉक्टर था। वह उससे पूछता है कि क्या वह पायलट का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन केविन तुरंत मना कर देता है। वह कहता है कि पायलट की हालत में सर्जरी की जरूरत है और न तो उसके पास अब वह अभ्यास है और न ही यहाँ सर्जरी करने की कोई सुविधा। यह जगह घने पहाड़ों के बीच है, जहाँ ना तो सही उपकरण है और न
ना ही बुनियादी चीजें जैसे सर्जिकल चाकू या दवाइयां। केविन के इस जवाब के बाद सभी लोग फिलहाल पायलट को बचाने की उम्मीद छोड़ देते हैं। मध्यम उम्र की महिला लिसा विमान में बचे खाने से सबके लिए एक साधारण सा लंच तैयार करती है। खाना खाने के बाद सबका मनोबल थोड़ा बढ़ जाता है। सोनिया अंदाजा लगाती है कि पास के पहाड़ की चोटी पर शायद सिग्नल मिल सकता है। इस पर कार्लोस कहता है कि अगर खाना कम पड़ गया तो वे पहाड़ों पर जाकर शिकार कर सकते हैं। जंगल में पानी भी हर जगह मिल जाएगा, बस उसे साधारण तरीके से साफ करना होगा। भले ही बचाव दल का कोई पता ना हो, फिर भी सभी लोग आगे की जिंदगी को लेकर आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। लेकिन थोड़ी दूरी पर पड़े पायलट की खांसी की आवाज बार बार माहौल को भारी बना देती है। सभी लोग एक साथ इकलौते डॉक्टर केविन की ओर देखने लगते हैं। आखिरकार केविन हार मान जाता है और जोखिम उठाने का फैसला करता है। उसके निर्देश पर सभी लोग अलग अलग जाकर सर्जरी के लिए जरूरी सामान ढूंढने लगते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स में पहले से ही एंटीसेप्टिक और पट्टियां मिल जाती है। सोनिया केविन से तेज शराब और कुछ पानी की बोतलें ले आती है। वही दाढ़ी वाला आदमी एक सर्जिकल चाकू निकालता है। जब सारी तैयारी हो जाती है तो केविन शराब से औजारों को साधारण तरीके से साफ करता है। बिना बेहोशी की दवा के पायलट को कितना दर्द सहना पड़ रहा होगा ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। फिर भी सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है। केविन राहत की सांस लेते हुए कहता है कि फिलहाल पायलट खतरे से बाहर है, लेकिन उसे ऑपरेशन के बाद के झटके से उभरना होगा। साथ ही इस माहौल में संक्रमण का खतरा भी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हालात अब पहले से बेहतर होते दिख रहे हैं। सिर्फ केबिन में मौजूद वह युवा जोड़ा अब भी चिंतित है। उन्हें डर है कि कहीं जंगली जानवरों का हमला न हो जाए और यह भी कि बचाव दल आखिर कब आएगा। तभी अचानक बाहर अंधेरा छाने लगता है और जंगल के बीच से एक काली परछाई तेजी से गुजरती है। एमी इस बार साफ साफ देख लेती है। उधर बाहर बैठे मध्यम उम्र के पति पत्नी को हमेशा से उस पहलवान कार्लोस पर शक था, खासकर उसके उस बेहद संभाल कर रखे गए सूटकेस पर। जब कार्लोस पेशाब करने के लिए दूर जाता है तो लिसा मौका देखकर उसके बैग को चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन पास जाकर उसे पता चलता है कि उस बैग पर पासवर्ड लॉक लगा हुआ है। इसी बीच धीरे धीरे आसमान पूरी तरह अंधेरा हो जाता है और कुछ ही देर में ज्यादातर बचे हुए लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। सिर्फ नवविवाहित युवक ही सतर्क होकर खिड़की के बाहर नजर रखता रहता है, लेकिन उसकी नजर सीमित होती है, इसलिए उसे यह पता नहीं चल पाता कि पहलवान कार्लोस अभी भी बाहर अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। तभी एक काली परछाई चुपचाप पास आती है और एक जैकेट उठाकर पायलट के चेहरे पर डाल देती है। अगली सुबह जब सभी लोग जागते हैं तो उनके सामने पायलट की खुली आंखों वाली लाश पड़ी होती है। ये देखकर डॉक्टर केविन हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि पायलट की मौत कैसे हुई। न तो घाव में कोई संक्रमण था और न ही अंदरूनी खून बहा था। आखिरकार वह सिर्फ एक ही कारण बता पाता है कि ऑपरेशन के बाद झटका आया होगा। ये सुनकर सभी को पछतावा होता है कि काश रात में कोई उसके साथ रहता। एक ही दिन में एक और मौत हो चुकी होती है। एमी कहती है कि अब पायलट और एयर होस्टेस दोनों को दफना देना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग इससे सहमत नहीं होते। उनका मानना है कि जब रेस्क्यू टीम आएगी तो लाशों को उनके परिवार वालों को सौंपना सही होगा। सभी लोग अभी भी इस भ्रम में हैं कि उन्हें बचा लिया जाएगा, जबकि असल में मौत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है। मौसम तेजी से गर्म होता जा रहा है, इसलिए लाश को जल्द से जल्द संभालना जरूरी है। जब केविन और जैक मिलकर लाश को उठा रहे होते हैं तब उन्हें पता नहीं चलता कि पायलट की जेब से एक मोबाइल फोन गिर जाता है। तभी नया शादीशुदा आदमी आदन चुपचाप उस फोन को उठा लेता है। उसकी पत्नी यह देखकर हैरान हो जाती है। आदन सफाई देता है कि यह पायलट की आखिरी निशानी है, शायद बाद में इसे उसके परिवार को लौटाया जा सके। इसके बाद आदन उसकी पत्नी से टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर जल्दी से झाड़ियों में चला जाता है। इधर जैक और केविन पायलट की लाश को गड्ढे में रखते हैं, लेकिन 2 दिन के अंदर ही लाश सड़ने लगी है। बीमारी फैलने से रोकने के लिए केविन चाहता है कि दोनों लाशों को दफना दिया जाए, लेकिन जैक कहता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अगर रेस्क्यू टीम आ गई तो फिर से लाशें निकालनी पड़ेंगी। सख्त होती जा रही पायलट की लाश को देखकर केविन गहरी सांस लेता है। उसे अफसोस होता है कि काश उसने ऑपरेशन ही न किया होता। कुछ साल पहले उसने एक लड़की को दवा दी थी जिससे उसे एलर्जी हो गई और उसकी हालत और बिगड़ गई। लड़की के माता पिता ने केस कर दिया और केविन सब कुछ हार गया, जिससे उसका परिवार भी उसे छोड़कर चला गया। केविन की हालत देखकर जैक उसे संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि अभी टूटने का समय नहीं है और पहले यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना जरूरी है। जैसे ही दोनों वहाँ से जाते हैं, आदन चुपचाप गड्ढे के पास आता है और चाकू से पायलट की उंगली काट देता है। दरअसल वह फोन को अनलॉक करने के लिए उसकी फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करना चाहता है और फिर वह मोबाइल के अंदर तलाश करने लगता है। काफी देर तक तलाश करने के बाद भी उसे सिर्फ एक ऐसा ऐप मिला जिसे खोलने के लिए पासवर्ड चाहिए था। इधर एक मध्यम उम्र के पति पत्नी आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे थे। मोटी औरत लिसा अपने पति से कहती है कि उसे नहीं लगता कि पायलट की मौत ऑपरेशन के साइड इफेक्ट से हुई है, बल्कि किसी ने उसकी हत्या की है। वह बताती है कि उसने पहले अस्पताल में एक ऐसे मरीज को देखा था जिसे दम घोंटकर मारा गया था। उसकी हालत बिल्कुल पायलट जैसी थी, चेहरा काला पड़ा हुआ और आंखें खून से भरी हुई। दाढ़ी वाला पति इस बात को मानने से इनकार करता है। उसका कहना है कि कोई बेवजह किसी को क्यों मारेगा, लेकिन लिसा कहती है कि वजह बहुत हो सकती है, क्योंकि सिर्फ सीमित खाना और पानी ही इंसानों को एक दूसरे का दुश्मन बनाने के लिए काफी है। तभी उनकी बातों के बीच पीछे की झाड़ियों से अचानक सरसराहट की आवाज आती है। लिसा को शक होता है कि कोई उन्हें छुपकर देख रहा है और वह तुरंत बातचीत बंद कर देती है। वही ट्रैवल एक्सपर्ट सोनिया नई नवेली दुल्हन एमी से अलग जाकर बात करती है। उसे महसूस होता है कि एमी यहाँ हनीमून के लिए नहीं आई है। एमी हिचकिचाते हुए आखिर सच बता देती है। पता चलता है कि उनकी प्रेम कहानी काफी अलग है। एमी एक अमीर घर की बेटी है, जबकि आदन पहले उसके घर में ड्राइवर था। धीरे धीरे दोनों को प्यार हो गया तो उन्होंने छुपकर शादी कर ली और परिवार से भागकर यहाँ आ गए। ये सुनकर सोनिया हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या सलाह दे
इसलिए वह जाकर विमान के अंदर पड़े सामान को साफ करने लगती है। तभी दाढ़ी वाला आदमी एक लंबा बॉक्स देखकर दावा करता है कि वह उसका सामान है। उधर रेसलर कार्लोस को खाने की मेज के पास एक लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस मिलती है। जांच करने पर पता चलता है कि मशीन अभी भी काम कर सकती है, बस उसका एंटीना खराब है। अगर इसे किसी ऊंची जगह पर ले जाया जाए तो शायद बाहरी दुनिया को लोकेशन भेजी जा सकती है। ये सुनकर सबकी उम्मीदें फिर से जाग जाती हैं। तब पता चलता है कि कार्लोस के पिता इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर का काम करते थे और वह मौके पर मौजूद तारों से एंटीना बना सकता है। लेकिन इस डिवाइस को पहाड़ की चोटी तक ले जाने में कम से कम आधा दिन लग जाएगा। इसलिए जैक कहता है कि आज रात यही आराम करते हैं और कल सुबह जल्दी निकलेंगे। लीसा बताती है कि उनके पास सिर्फ 11 बोतल पानी बचा है और खाना भी लगभग खत्म होने वाला है। ऐसे में सबसे जरूरी काम है सामान जुटाना। जैक सबको इशारा करता है कि दोपहर के आराम के बाद सब मिलकर जंगल की तलाश करेंगे। लेकिन उसी पल से अजीब और डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले आराम कर रही एमी को लगता है कि झाड़ियों में कोई चेहरा छिपा हुआ है। वह दोबारा ध्यान से देखती है लेकिन वहां कुछ भी नहीं होता। उधर दाढ़ी वाले आदमी के साथ और भी अजीब होता है। उसके सूटकेस में रखी दिल की दवा अचानक गायब हो जाती है। अब उसके पास सिर्फ कुछ गोलियां ही बची हैं जो वह अपने साथ रखता था। उसकी पत्नी को लगता है कि शायद उसे याद करने में गलती हुई है और वह दवा ढूंढने निकल पड़ती है। वही विमान के अंदर सामान देख रही सोनिया को पता चलता है कि स्टोर में रखा आधा ताजा पानी गायब हो चुका है। जैक को शक होता है कि किसी ने चोरी करके पानी छिपा दिया है। आगे ऐसी घटना न हो इसके लिए वह तार से अलमारी का दरवाजा कसकर बंद कर देता है। एक दिन के साथ के बाद सोनिया को लगता है कि जैक ईमानदार और भरोसेमंद इंसान है जो शायद अंत तक जिंदा रह सकता है। इसलिए वह उससे अपना सच साझा करती है। असल में सोनिया एक कैमरा पत्रकार है जो देश भर में घूमकर बड़े बड़े अपराधी गिरोहों का पर्दाफाश करती है। थोड़ा आराम करने के बाद सब लोग पानी और खाने की तलाश में जंगल में निकलते हैं। एक रास्ते पर उन्हें नीले रंग के मशरूम दिखाई देते हैं। सोनिया पहचान लेती है कि ये बेहद जहरीले डेथ एंजेल मशरूम है जो सिर्फ बहुत नम जगहों पर उगते हैं। इसका मतलब है कि आसपास कहीं पानी जरूर होगा। कुछ ही देर में आदन को पास में एक पानी का तालाब मिल जाता है। वह तुरंत जूते उतारकर नहाने की तैयारी करने लगता है। तभी कार्लोस उसे रोकता है और चेतावनी देता है कि यह पानी के नीचे किसी गुफा का मुंह हो सकता है जो कई किलोमीटर तक फैली हो और पता नहीं उसमें क्या खतरनाक जीव छिपे हो। अपने शक को परखने के लिए जैक आदन का जूता पानी में फेंक देता है। अगले ही पल जूता किसी अनजान ताकत द्वारा पानी के अंदर खींच लिया जाता है। ये देखकर किनारे खड़े सभी लोग डर से कांप उठते हैं। सोनिया अंदाजा लगाती है कि शायद यह कोई इंसान खाने वाली मछली की प्रजाति हो। तभी अचानक जंगल के अंदर से गोली चलने की आवाज आती है। सब लोग घबराकर उस दिशा में भागते हैं। वहां पहुंचकर पता चलता है कि दाढ़ी वाला आदमी शिकार कर रहा था। जो लंबा बॉक्स वो पहले लेकर घूम रहा था उसमें असल में एक लंबी शिकार वाली बंदूक छिपी थी। लीसा जो सालों से एक होटल चलाती रही है तो हाल की घटनाओं के बाद खुद की सुरक्षा को लेकर गंभीर हो गई थी। इसलिए उसने हथियार का सहारा लेने का फैसला किया। दाढ़ी वाला आदमी भी उम्मीद पर खरा उतरता है। वह एक एक करके कई बंदरों का शिकार कर लेता है। उधर सोनिया पानी के तालाब से कुछ बोतलें भरती है और गर्मी से भाप बनाकर उसे डिस्टिल करती है जिससे पीने का पानी पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है। इस तरह पानी की समस्या फिलहाल हल हो जाती है। लॉजिस्टिक्स संभालने वाली लीसा उन बंदरों के मांस में टमाटर सॉस मिलाकर सबके लिए एक अलग तरह का खाना तैयार करती है। उसका पति बड़े मजे से खाता है लेकिन अमीर घर की लड़की एमी के लिए इसे खाना बहुत मुश्किल होता है। खाना बर्बाद ना हो इसलिए दाढ़ी वाला आदमी अपना हिस्सा खत्म करने के बाद एमी का हिस्सा भी खा जाता है। जैक बस थोड़ा बहुत खाकर रह जाता है। तभी उसे ख्याल आता है कि ये बंदर का मांस आया कहां से है और उसे अचानक कार्लोस के उस सूटकेस पर शक होता है जिसे वह हमेशा अपने साथ रखता है। उसे डर लगता है कि कहीं उसमें कोई खतरनाक हथियार तो नहीं है। सबको भरोसा दिलाने के लिए कार्लोस आखिरकार अपना सूटकेस खोलता है लेकिन अंदर देखकर सब हैरान रह जाते हैं। उसमें सिर्फ एक साधारण सा मास्क होता है। हालांकि कार्लोस के लिए वह बेहद खास है क्योंकि वही उसका रेसलिंग के मैदान में पहचान का प्रतीक है। उसके लिए मास्क खोना मतलब अपनी पहचान खो देना है। धीरे धीरे रात हो जाती है और सब लोग सो जाते हैं। सिर्फ दाढ़ी वाला आदमी बीच बीच में कराहता रहता है और उसे लगता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन उसे यह पता नहीं चलता कि विमान के अंदर हल्की हल्की रोशनी चमक रही है। फिर एक काली परछाई झाड़ियों में जाकर एक सैटेलाइट फोन ढूंढ लेती है। जब वह उस फोन से कॉल बैक करता है तो किसी घर में रखा वैसा ही फोन बज उठता है। फोन उठाने वाली एक गंभीर चेहरे वाली महिला होती है। अगली सुबह अचानक आई चीख पुकार से जैक की नींद खुल जाती है। लीसा देखती है कि उसका दाढ़ी वाला पति जोर जोर से उल्टियां कर रहा है। डॉक्टर केविन घबराकर दौड़ता हुआ आता है और पहली नजर में अंदाजा लगाता है कि यह फूड पॉइजनिंग का मामला है। विमान के केबिन में कुछ उल्टी करवाने वाली दवाइयां रखी हुई थी। एमी तुरंत उन्हें लेने के लिए भागती है लेकिन अलमारी तार से इतनी कसकर बंद की गई होती है कि वह जल्दी खुल ही नहीं पाती। बस इसी थोड़े से समय में दाढ़ी वाले आदमी को दिल का दौरा पड़ता है और उसकी सांसें थम जाती हैं। यह देखकर लीसा टूट जाती है और वह यकीन से कहती है कि उसके पति की हत्या हुई है। उसका कहना है कि जहर वही काला डेथ एंजल मशरूम है जो उन्हें कल मिला था और हत्या का कारण भी साफ है कि सीमित संसाधनों के बीच जितने कम लोग होंगे कातिल के बचने के मौके उतने ही बढ़ जाएंगे। अपनी बात को मजबूत करने के लिए लीसा यह भी बताती है कि पायलट की मौत भी दम घोंट कर की गई थी। डॉक्टर केविन कुछ समझाने ही वाला होता है तभी लीसा को याद आता है कि उसने अपने पति के साथ पायलट की मौत पर चर्चा की थी। उसे यकीन हो जाता है कि कातिल ने उनकी बात सुन ली थी और उसी वजह से उसके पति को मार दिया ताकि वह सच उजागर न कर सके। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर लीसा की बात सच है तो कातिल उन्हीं के बीच मौजूद है। उधर सोनिया बेचैनी के साथ वापस केबिन में जाती है। उसे अफसोस होता है कि उसने सामान वाली अलमारी को लॉक कर दिया था। जैक जोर लगाकर अलमारी को तोड़ देता है और अंदर रखी उल्टी कराने वाली दवा देखकर सोनिया को समझाता है कि उसे खुद को दोष नहीं देना चाहिए। वह कहता है कि दाढ़ी वाले आदमी को पहले से दिल की बीमारी थी
इसलिए दवा देने के बाद भी शायद उसे बचाया नहीं जा सकता था। तभी उसे कल के खाने का एक अहम पहलू याद आता है कि दाढ़ी वाले आदमी ने एमी का हिस्सा भी खा लिया था। उसे लगता है कि असली निशाना शायद एमी थी। इसी दौरान आदन आगे आता है और पायलट का फोन एमी को देता है। असल में हादसे से पहले पायलट ने अपनी पत्नी के लिए कुछ आखिरी संदेश रिकॉर्ड किए थे। वे स्पेनिश भाषा में है, लेकिन कार्लोस को वह भाषा आती है, इसलिए वह सबके लिए उनका अनुवाद करने लगता है। उस संदेश में पायलट साफ साफ कहता है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा, वरना वे मुझे भी पकड़ लेंगे। इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद सभी लोग लगभग यकीन कर लेते हैं कि लीसा की बात सही थी। पायलट और दाढ़ी वाले आदमी की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि उनके बीच ही कोई कातिल छिपा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है कि आखिर वो कौन है जो एक एक करके सबको मार रहा है, और क्या अगला शिकार इन्हीं में से कोई होगा? क्योंकि अब ये सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई नहीं, बल्कि कातिल को पहचानने का खेल बन